नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की एक अहम जो दाखिली पाकिस्तान के अमूर है उसमें एक अहम डेवलपमेंट यह है कि PMLN के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के डिफेक्टो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग में ये वाज़ेह कर दिया है कि PMLN की पार्टी आने वाले बजट को शदीद रेजिस्ट करेगी और किसी भी सूरत हुकूमत को, जिसे वो कहते हैं कि एक अवाम दुश्मन बजट पास नहीं करने देगी। इससे पता चलता है कि अगले चंद दिनों में PMLN जो है बजट के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आएगी, बहुत तनकीद होगी, बहुत शोर जो है इस हवाले से मचेगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और जो फैसला हुआ था लाहौर हाई कोर्ट का उसको अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अब किसी जगह पे भी प्रेसिडेंट जो है ये बन नहीं सकेगा। ये तो चंद डेवलपमेंट्स हैं दाखिली मामलात के हवाले से, लेकिन जिस तरफ मैं आज जाना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। क्यों है? उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है। 2 दिन पहले वजारत खारजा के एक बहुत ही की ऑफिशियल ने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस को, तमाम अहम सियासतदानों को और पाकिस्तान के मीडिया के चंद अशखास को एक बहुत भरपूर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने और फॉरेन ऑफिस ने एस्टिमेट किया है कि अमरीकी बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान से निकल रहे हैं और ये इनखला का अमल जो पहले ख्याल था कि 11 सितंबर 2021 में मुकम्मल होगा, अब ये 4 जुलाई को ही ये इनखला का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अमरीकी ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी मखलूक हुकूमत हो जिसमें तालिबान का रोल हो, लेकिन वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तालिबान अफ़गानिस्तान में और काबुल में हुकूमत करें। और पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया है तालिबान पे कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि तालिबान जो हैं वो तनहा काबुल में हुकूमत बनाने की कोशिश करें। यह वाज़ेह किया गया पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से कि पाकिस्तान अमेरिका को ना तो बेसिस दिए हैं, ना कोई बेसिस देने के बारे में सोच रहा है, ना एयर कॉरिडोर जो है वो देगा। उसके बावजूद जो चहमगोइयाँ हैं पाकिस्तान में सियासी हलकों में वो मसलसल ये हैं कि पाकिस्तान बिल आखिर अमरीका को पाकिस्तान के अंदर बेसिस देगा अफ़गानिस्तान के ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए। इसी जगह से हम बात का आगाज़ कर सकेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मेरे साथ हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए। मुझे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी एजाज़ अहमद चौधरी साहब भी ज्वाइन कर सकेंगे। नोटेड अफगान अमूर के माहिर जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मुझे पेशावर से ज्वाइन करेंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए। और इसी तरह कोयटा से सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर दूँ, आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, कुछ आप हमें हमारे व्यूअर्स को बता सकेंगे कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान की हुकूमत और फॉरेन ऑफिस मसलसल ये कह रहे हैं कि हम बेसिस अमरीका को नहीं दे रहे, उसके बावजूद सियासी हलकों में ये चहमगोइयाँ मसलसल हो रही हैं सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान अमरीका को बेसिस दे रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह शायद ये है कि माजी में ऐसा होता रहा है और लोगों का ये ख्याल था कि शायद अब के दोबारा हो, लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि बेसिस जो देना है वो प्रोबेबली पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके लिए ये बहुत एक मनफी कदम होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत सोचेगी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान माजी में इस सिलसिले में बहुत तनकीद कर चुके हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, मेरा अंदाज़ा है कि शायद उनको को रास्ता यानी बाय एयर जाने का कोई, उसमें भी पार्लियामेंट की कुछ इस किस्म की हैं रेजोल्यूशंस जो हायल हो सकती हैं। उसमें कहा है कि वेपन्स या इस किस्म की चीज़ें नहीं ले जाएंगी। अब ह्यूमैनिटेरियन अगर कोई वो उनका एक्शन हो जिसमें वो खाने पीने की अद्वियात हैं ये आई डोंट नो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिनाई कर रही है। तो अब मैं तो नहीं, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन जिस पे मैं आपको ये कह सकूं। मैं तो यही कहूंगा अगर गवर्नमेंट कह रही ठीक कह रही, लेकिन आपने मुझसे पूछा लोग क्यों मुशर्रफ कर रहे हैं, लोग इसलिए कह रहे हैं। हाँ। जी लोगों को शक है। हेलो, देखिए कसूरी साहब, उसकी वजह एक ये भी है कि आप पाकिस्तान के जी कसूरी साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ। अब एक मैंने तनकीद देखी एक क्लोज डिस्कशन मीटिंग में कि शमसी बेस जब दिया गया उसका कोई रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं था उस ज़माने में, और बाद में फ़ौज ने, एयरफोर्स ने, इंटेलिजेंस ने, फॉरेन ऑफिस ने, हुकूमत ने, सब ने कहा कि किसी के पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो तनकीद ये है कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें कर ली जाती हैं और वो किसी फॉर्मल तरीके से नहीं हुई होती। शायद यही वजह है कि लोगों के जहन में ये शक है कि एक बार फिर बेसिस दे भी दिए जाएंगे और माना नहीं जाएगा।
हो सकता है उनके दिमाग में हो, क्योंकि इसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो तो मेरे दौर में नहीं, वो तो मुझसे पहले अब्दुल सत्तार साहब थे फॉरेन मिनिस्टर जब ये हुआ था। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ऐसे मामला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका आपको 25-30 साल के बाद पता चलता है, वो अमेरिका हो या बरतानिया हो। इसलिए फॉरेन अफेयर्स के मामलात में लोग कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें शक करते हैं। और हमारी जो हिस्ट्री है बड़ा बेर बेस में, जहाँ के हमारा एक जहाज़ जोड़ा था और U-2 और उसके बाद वो गिरा लिया गया रशिया की तरफ से, और उनका जो पायलट था उसको भी रशियंस ने कैप्चर किया। और उस वक्त के जो सेक्रेटरी जनरल थे गुरबशर, उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की और पेशावर के ऊपर रेड सर्कल लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें एक मेमोरी बैंक में तो है ना। फिर हम सेंटोस सिएटो के मेंबर्स में भी रहे हैं, तो अगर लोगों को शक है तो वो वजह तो समझ सकता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ओपनली डिनाई करे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है बेसिस के मामले में, तो फिर मेरा ख्याल है मानना पड़ेगा कि शायद इन्होंने बेसिस नहीं दिए। जहाँ तक ग्राउंड, जहाँ तक एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का है, वो हो सकता है कुछ हो जाए एट सम स्टेज, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ ना कुछ देयर इज नो फ्री लंच एज दे से, तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं तो आपकी तरह क़यास आराई कर रहा हूँ। अच्छा, तो बुनियादी तौर पे कसूरी साहब ये समझते हैं, मेरे साथ है ये कसूरी साहब ये बुनियादी तौर पे समझते हैं कि मतलब एयर कम्युनिकेशन पाकिस्तान से हो सकती है, यानी कि बेसेस ओमान में हो, दोहा में हो, पाकिस्तान के ऊपर से अफगानिस्तान की तरफ जाने के लिए अमरीकी अफवाज को, उनकी एयरफोर्स को रास्ता जो है वो मिल सकता है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग पाकिस्तान में परेशान हैं कि कहीं तालिबान जो हैं उनको अमरीकियों के विड्रॉल के बाद तेज़ी से कहीं वो काबुल पे काबिज ना हो जाएं। आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक खौफ है, और इतना जो खौफ पाया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हलकों में, ये क्यों है? इसके हवाले से डॉक्टर साहब, ये देखना है कि अफगान आर्मी, अफगान नेशनल आर्मी ANA किस हद तक अफगान तालिबान का मुकाबला कर सकती है। आया उसमें इतनी सख्त है, असला तो उनके पास बहुत है, हवाई जहाज़ भी हैं, टैंक भी है और रॉकेट्स भी हैं, सब कुछ उनके पास है। और वो अमेरिका जो इस वक्त सामान छोड़ रहा है वो भी उनके हवाले होगा। लेकिन ये देखना है कि आया अफगान नेशनल आर्मी इंटैक्ट रहती है। इस वक्त 9% तकरीबन लोग डिज़र्ट कर रहे हैं, डिफेक्ट कर रहे हैं, कुछ तो घर जाकर बैठ जाते हैं, कुछ तालिबान के साथ मिल जाते हैं। अगर ये रेट फर्ज किया 20% तक ये डिजर्शन रेट पहुंच जाती है तो ये एक अलार्मिंग बात। ये बताए ना, आपको खतरा है, आपको ये खदशा लगता है, आपको ये खदशा लगता है कि तालिबान का कब्जा हो जाएगा? आपको भी ये गुमान है, खदशा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर डिजर्शन रेट ज़्यादा हो जाता है 20-25% तक, तो फिर तो तालिबान के लिए अफगानिस्तान काबुल पे चढ़ाई करना, एडवांस करना ये निस्बतन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अफगान नेशनल आर्मी इंटैक्ट रहती है और कुछ ये जो डिजर्शन रेट है उसको कंट्रोल कर लेती है और मुकाबला करना शुरू कर देती है, अभी तक तो वो अमरीकी इमदाद और अमरीकी एयरफोर्स के बलबूते पे उन्होंने मुकाबला किया है। जब अमरीकी एयरफोर्स का सपोर्ट जो है वो हट जाए तो फिर आया उनमें इतनी वो है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो तालिबान का मुकाबला हर शहर में, हर गांव में, हर करिए में करें और तालिबान को काबुल जाने से रोक दें। मेरा ख्याल है कि तालिबान के लिए ये बात इतनी आसान नहीं होगी कि वो हफ्तों के अंदर काबुल पे चढ़ाई कर लें और काबुल पे कब्ज़ा कर लें। हो सकता है कि उसमें काफ़ी वक्त लग जाए। फिर डिपेंड करता है कि जो बाकी वो है ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी जो आउटफिट्स हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है। प्राइवेट मलेशियस तो इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं है, वारलॉर्ड्स तो पुराने हैं, लेकिन उनके पास जो अपनी फ़ौज थी तो प्राइवेट आर्मीज थी, वो तो डिसबैंड हो चुकी हैं, डिसमेंटल होकर दी गई हैं, वो तो उनके पास नहीं है। लेकिन दाइश के पास कुछ अपने रज़ाकार हैं, फ़िदाई महाज के पास हैं, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वालों के पास हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स वहाँ पे एक्टिव हैं।
अब ये तालिबान और अफगान हुकूमत की जो लड़ाई शुरू होने वाली है, इसमें ये क्या किरदार अदा करेंगे ये इस वक्त इल्म में नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली अगर हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अफगान नेशनल आर्मी की मोटिवेशन ख़त्म हो जाए और वो उनको राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ जाए, नविश्ता दीवार वो पढ़ लें, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ तालिबान काबुल पे कब्ज़ा कर सकते हैं, कब्ज़ा जमा सकते हैं। और ये भी आप याद रखें कि तालिबान के इस वक्त मुख्तलिफ दलों से बातचीत जारी है। मसलन मैं आपको बताऊं कि जो दोस्तम जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम है, वो तो तालिबान का मुखालिफ था, दुश्मन था, लेकिन उनका बेटा जो है बातूर दोस्तम, उनके साथ तालिबान की बातचीत जारी है। जो हिज़्ब वहादत तंजीम है जिसमें शिया बिरादरी के लोग हैं, उनके साथ तालिबान की बातचीत जारी है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर इसका एक खदशा है, ये मुमकिन है। जरा ठीक, जरा रोकें, जरा मुझे कसूरी साहब को इसमें लाने दीजिए, फिर कुछ कसूरी साहब ने चले भी जाना है। कसूरी साहब, अगर बहुत से लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि तालिबान प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हमदर्द रहे हैं, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट भी किया है, और अगर एक बदलते हुए हालात में काबुल में तालिबान की हुकूमत कायम हो जाए तो इसमें हरज ही क्या है? आपका क्या इस पर रद्द-ए-अमल? नहीं, हरज वाली बात इसमें नहीं है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखें, एक वो वक्त था जब तालिबान ने लिटरली वॉक ओवर किया है, वहाँ लड़ाई नहीं की गई थी। तालिबान की एक उनके बारे में लोगों को बहुत सी उम्मीदें थीं और वॉरलॉर्ड्स बहुत वहाँ तबाही मचा रहे थे। और एक इंसिडेंट हुआ था जो बड़ा मशहूर है, जिसके अंदर कुछ रेप शेप को किया गया और इन्होंने अपना एक लोकल जस्टिस किया, इनकी बहुत इज्जत की गई। उसके बाद ये अब वो कहानी नहीं रही। अब तो इतना हैवीली आर्म्ड लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर। और इसका एक डिप्लोमेटिक जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि ये मुमकिन ही नहीं कि अगर वो सोली वहाँ जाना चाहें। देखें ना, तालिबान ने इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल की है, रशिया, चाइना, ईरान, इन सब से उसके ताल्लुकात हैं। अगर ये सब पे वो दाव पे लगा देगा तो मैं नहीं समझता कि अगर वो पहले भी नहीं नॉर्थ में जा सका था तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि जो नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, ताजिकिस्तान या उज़्बेक के दूसरे लोग जो हैं, वो इनको इतनी आसानी से आने देंगे। हथियार भी सपोर्ट की जाएगी, इनकी डिप्लोमेटिकली भी इनको नुकसान होगा। और पाकिस्तान के लिए सारी दुनिया से दोबारा आइसोलेट हो जाना मुमकिनात में नहीं। उसकी एक मुसीबत और है कि हम तो ये ठीक है कि जैसे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, उनकी बहुत नॉलेज है अफगानिस्तान के बारे में, आपको बहुत सही बता रहे थे वहाँ की जो लोकल सिचुएशन है कि फौज की क्या पोजीशन है, किस रेट पर डिजर्शन है। लेकिन उसमें जो पोजीशन एक और है कि पाकिस्तान जो है उसने भारी कीमत अदा की। आप कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं होगा, पाकिस्तान ये कीमत सुन रहा था कि आप कह रहे थे खतरा बढ़ा है। मुमकिन नहीं है इज अ डिफरेंट इशू। मुमकिन नहीं है, आप समझते हैं मुमकिनात में से नहीं है। लेकिन अगर तालिबान कर ही ले काबुल में तो हमारे लिए क्या खतरा है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना जी, मेरा पहली बात तो यह है कि काबुल पे अगर उन्होंने जबरदस्ती हमला का कोशिश की तो सिविल वॉर हो जाएगी। हमें एतराज ये है कि हम सिविल वॉर नहीं चाहते। सिविल वॉर की तो कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी ना। नंबर 2, ये ठीक है कि अगर अफगान नेशनल आर्मी, जैसे मैं कह रहा था, मोहम्मद साहब सही कह रहे थे, डिजर्शन है वगैरह है, उनकी वीकनेसेस जो अफगान गवर्नमेंट की हैं वो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। लेकिन दुनिया कहती है कि तालिबान की स्ट्रेंथ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि लान तान पाकिस्तान की होगी। सारी बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान पे दोबारा चढ़ाई करेगी, जिसमें हमें कोई फायदा नहीं। आपको मैं याद कराना चाहूंगा, और मुझे खुद प्रिंस बंदर ने बताया था न्यूयॉर्क में, जब मैं जनरल असेंबली में गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि जो सिर्फ 3 मुल्कों ने इनको रिकग्नाइज किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। और उस वक्त तो मुल्ला उमर के पास गए थे और उनसे बहुत गलत रवैया अपनाया गया था। वो उसामा बिन लादेन के सिलसिले में इनको एडवाइस करने गए थे। तो जिस क़यादत ने उनकी परवाह नहीं की, जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, 3 मुल्कों में से एक था पाकिस्तान की, वो क्यों बात सुनेंगे? बड़ा मशहूर वाक़या है कि गुलबुद्दीन हिकमतयार के बारे में शायद है कि हम चाह रहे थे, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स शायद रेगन थे उस वक्त, ये मैं ख्याल रियाज मोहम्मद खान साहब की किताब में वाक़या दर्ज है
तो हमने कहा वो जाए, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। एक तो तालिबान आपके कहने पे, आपकी उंगलियों पे नाचेंगे नहीं, तो आपको इस किस्म की कोई गलत फहमी होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी को और ISI को नहीं होगी ये गलत फहमी कि हमारे कहने पे वो नाचने लगेंगे। हमें अपने मुल्क के बॉर्डर पे अमन चाहिए, सिविल वॉर नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा जरा क्विकली ब्रेक से पहले रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, तो फिर पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि तालिबान हमारे दोस्त हैं। कसूरी साहब को मैं सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान का अगर कंट्रोल होता है तो कोई हमारे लिए बहुत जबरदस्त बात नहीं होगी बल्कि खतरात होंगे। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान को इससे सरोकार नहीं होना चाहिए कि वहाँ तालिबान की हुकूमत बनती है, किसी और की हुकूमत बनती है। जो बैन है पाकिस्तान की पॉलिसी का पिछले 20 साल से, पिछले 40 साल से, वो यही कि हम कभी एक को सपोर्ट करते हैं, कभी दूसरे ग्रुप को, कभी एक हमारा डार्लिंग बन जाता है, कभी दूसरा हमारा फेवरेट बन जाता है, कभी एक फैक्शन को, कभी दूसरे फैक्शन को। इससे हमें आगे निकलना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि हम तो एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो अमन डिलीवर करे और जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, ताकि हमारी सरहदें महफूज हों, ताकि सेंट्रल एशिया तक हमारे रास्ते खुलें, ताकि अफगानिस्तान का जो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन में हमारा हिस्सा हो, ताकि वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें हमारा हिस्सा हो, ताकि जो बॉर्डर पे जो स्कर्मिशेस वगैरह होती हैं उनका खात्मा हो जाए, जो बेगुनाह लोग मर रहे हैं वो ये सिलसिला रुक जाए। हमारी तो दिलचस्पी इसमें होनी चाहिए। अगर अभी से हम ये कहना शुरू कर दें कि फलां की हुकूमत आ जाए तो हमें एक्सेप्टेबल है, फलां हुकूमत हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर पाकिस्तान पे दबा लगेगा कि पाकिस्तान हम अफगानिस्तान के मामलात में जो है किसी ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है और अपनी पसंद की हुकूमत चाहता है। तो ये मेरे ख्याल में हमें ज़रा तारीख से और पिछले 40 साल के वाक़यात से हमें ज़रा सबक सीखना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। अभी तक मैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब को और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को मैं ले नहीं सका इस डिस्कशन में, क्योंकि एजाज साहब का थोड़ी देर के बाद उन्होंने ज्वाइन किया था। ब्रेक के बाद चलूंगा मैं एक्स फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब की तरफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। अफगानिस्तान के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमरीकी अफवाज वक्त से पहले वहाँ से निकलना चाहती हैं। दुनिया समझती है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को उल्टा अपनी फिक्र यह है कि कहीं तालिबान का काबुल पे कब्जा ही ना हो जाए। इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एजाज अहमद चौधरी पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी भी इसको मेरे साथ हैं, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब भी मेरे साथ हैं और जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब भी मेरे साथ हैं। एजाज अहमद चौधरी साहब, आप पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े क्रूशल और क्रिटिकल टाइम में आप अमेरिका में भी पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। आपको क्या समझ आती है कि इस वक्त लोग तो आम पाकिस्तान में तो आम तासुर है कि तालिबान हमारे दोस्त हैं, तालिबान अगर हुकूमत हो जाए तो हमारा बड़ा फ़ायदा होगा, हमारी डेप्थ वगैरह में इजाफा हो जाएगा। लेकिन कसूरी साहब हमें बता रहे थे कि तालिबान किसी के आलाकार नहीं बन सकते, टूल नहीं है, और हमें कोई आउट ऑफ द वे नहीं जाना चाहिए तालिबान की मदद करने के लिए। जी, मैं यकीनन इस मामले में रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान को कोई फेवरेट्स खेलने की जरूरत नहीं रही है। माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है और बल्कि उससे कुछ अर्सा पहले से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ने बड़े वाज़े तौर पर ये कह दिया है कि ये अफ़गानिस्तान हम एक आज़ाद और मुस्तकिल और इंडिपेंडेंट सॉवरेन प्रॉस्परस अफ़गानिस्तान देखना चाहते हैं, और ये पाकिस्तान की तरफ से कोई कैद नहीं कि कौन सा फ्रीक वहाँ हुकूमत बनाए। और मेरे ख्याल में ये पैगाम मुसलसल पिछले 3 साल से तो मौजूदा हुकूमत भी दे रही है, उससे पहले भी ये पैगाम जा रहा था कि जनाब ये आपका मामला है, और बार बार हम इसका इंदिया दे रहे हैं कि अब तालिबान हमारी प्रॉक्सी नहीं है। और यस, इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान को माजी में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाई है, जबकि आपको पता है कि अफगानिस्तान के दूसरे धड़े उठाते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अभी हाल ही में अशरफ गनी साहब ने DW को जो इंटरव्यू दिया, या अमरुल्लाह साले साहब ने जो ट्वीट किए, या हमदुल्ला मुहिब ने जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बातें की, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उसके बावजूद फराख दिली का मुजाहरा करके ये कह रहा है कि हम चाहेंगे कि आप बनाएं एक, क्योंकि आपके यहाँ अगर सिविल वॉर होगी वो हमें कबूल नहीं होगी। ये इस ज़मन में ये बात हो रही है तालिबान के हवाले से, वरना ये तालिबान अब हमारी यकीनन प्रॉक्सी नहीं है।
हमारी प्रॉक्सी नहीं है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, आपका ताल्लुक कोयटा से है। एक आम, यानी हम तो बार बार ये कह रहे हैं, फॉरेन ऑफिस कहता है, हमारी हुकूमतें कहती हैं कि कोई कोयटा शूरा वहाँ नहीं बैठी है। क्या वजह है कि हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि कोयटा तालिबान का ऑपरेशनल सेंटर नहीं है? क्या वजह है इसकी? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में दुनिया को शायद इतना शक आप पे नहीं है जितना मुझे और आपको खुद अपने ऊपर शक है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? हम सेल्फ डिलूजनल ड्वेलिंग्स है हमारी। हम खुद ये समझ बैठे हैं कि दुनिया इस तरह समझती है। दुनिया की तर्जुमानी कभी मैं कर रहा होता हूँ, कभी आप कर रहे होते हैं, कभी कोई और सियासी रहनुमा कर रहा होता है। दुनिया ने अफगानिस्तान के हवाले से पिछले 2 दिहाइयों में जो एक एविडेंस बेस्ड पोजीशन ली है वो सिगार रिपोर्ट में ली है, जहां उन्होंने उसको पब्लिश किया है कि लेसन्स लर्न्ड। वहां क्या कह रही है दुनिया? मेरे ख्याल में वो मेरे कहने से, आपके कहने से, ANP के कहने से, PK मैप के कहने से या किसी और सियासी पार्टी के कहने से ज्यादा अहम है। और वो क्या कह रही है? सिगार रिपोर्ट ये कह रही है कि इट वॉज अ स्क्वांडर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ 2 decades व्हेन $2 trillion वर स्पेंट इन अफगानिस्तान। वो जॉन स्पूक उनके जो हेड हैं वो फॉरेन अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी के सामने कह रहे हैं कि मेंडासिटी एंड ह्यूब्रिस ये 2 अल्फाज हैं जिसको जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे एटीट्यूड को, जो 2 दिहाइयों पे वहां मुहित था, वहां पे हमारी प्रेजेंस थी। वहां पे हम मेंडासिटी यानी हिपोक्रेसी, झूठ, लाइज, ये रिपोर्ट सबमिट करते थे। वॉशिंगटन में एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करते थे। और चूंकि हम ह्यूब्रिस एरोगेंस का शिकार थे कि नहीं, कैसे हम जो है ना इस इंसर्जेंसी को कैनेटिकली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लाइज के जरिए हम मुख्तलिफ स्केपगोट्स ढूंढते थे। उस वजह से 20 साल बाद हमें जो पहले साल में लर्न करना चाहिए था वो हमें लर्न करना पड़ा। $2 ट्रिलियन ज़ाया करने के बाद, $ट्रिलियन, और 20 साल का ज़िया के बाद। अब इसका तस्करा, लेकिन इसका नतीजा क्या निकालेंगे आप? जो आप कह रहे हैं किसी आसान अल्फाज में मेरे सुनने वालों को क्या बताएंगे आप? देखें, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे व्यूअर्स को आसान अल्फाज में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का मीडिया या हमारे यहाँ लोग ये इल्जामात लगाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि इल्जामात यहाँ से बाहर जाते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ये क्रिएटेड फैक्ट्स हैं, ये क्रिएटेड फैक्ट्स हैं। आपको पता है माइक मलन ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये इकरार किया था कि अफगानिस्तान के अंदर लॉजिस्टिक सपोर्ट नेटो की सप्लाईज के लिए पॉइंट A से पॉइंट B तक ये प्रोवाइड करने के लिए $2 अरब उन्होंने TTA को दिए। मुझे नहीं दिए, ISI को नहीं दिए, पाकिस्तान को नहीं दिए, कोयटा शूरा को नहीं दिए, मीरानशाह शूरा को नहीं दिए, हक्कानी नेटवर्क को नहीं दिए। अफगानिस्तान के अंदर TTA को $2 बिलियन माइक मलन ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने एडमिट किया है, सबमिशन है उसकी। कौन करता है इसका तस्करा? नेटो ने एक इंक्वायरी ब्रसल्स में कंडक्ट की, जहां पे फ्रेंच और इटालियन, सुन ले, फ्रेंच और इटालियन लोकल तालिबान को रेगुलरली पे करते थे कि 6 महीने के बाद इनकी कमांड चेंज होती थी कि हमारे कमांड में आपने लड़ना नहीं है। ब्रिटिश ने हिलमंद में ये किया, उन्होंने काबुल की सराउंडिंग्स में किया। इस तरह 20 साल लड़ाई लड़ी जाती है। और अगर मुख्तसरन कहें तो आप सेनेटर साहब ये समझते हैं कि बहुत सा जो मनफी, मैं सम अप कर दूं ना, चूंकि आपने उसको खासी उसमें मुश्किल तरीके से बात की है कि नहीं, सेनेटर काकड़ ये समझते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो दुनिया बिलीव करती है पाकिस्तान के बारे में, वो खुद पाकिस्तान के अंदर से मीडिया लोग जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया ऐसा समझती है। रुस्तम शाह बाबा साहब, आपसे हमेशा अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई, आपने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में एक रोल होगा। ये जो मौजूदा सर्कमस्टेंसेज हैं जहाँ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान को ओन कर लिया, शुरू में लगता था कि वो नहीं होगा, बहुत तेज़ी से वहाँ से इनखला कर रहे हैं। आप वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान की असेसमेंट है कि 4 जुलाई तक निकल जाएंगे। इस सारी सूरत हाल को क्या हिंदुस्तान ने तस्लीम कर लिया है? क्या हिंदुस्तान ने एडजस्ट कर लिया है इस नई बदलती हुई हकीकत के हवाले से? देखिए, हिंदुस्तान में सुप्रीमेसी है इंस्टीट्यूशंस की, अदारों की। आप कश्मीर को छोड़ें, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में
सुप्रीमेसी ज़रूर है। हिंदुस्तान 5वां बिगेस्ट डोनर है अफगानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन में। हिंदुस्तान $3 बिलियन से ज़्यादा पैसा दे रहा है अफगानिस्तान को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट पे काम किया है और अपनी तजारत एक इस्टेब्लिश कर दी है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी कि पाकिस्तानी टेरिटरी से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत होने दी जाए। अब एक तो ये बात है कि हिंदुस्तान अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए ये हिंदुस्तान के मफाद में है कि वहाँ पे ऐसी हुकूमत आए जो अमन भी डिलीवर करे और जो रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का काम भी संभाले, चाहे वो तालिबान की हुकूमत हो चाहे किसी और की हुकूमत हो। दूसरी बात, चाहे तालिबान की हुकूमत हो चाहे जो भी हुकूमत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ उनकी करीबी ताल्लुकात होंगे। इसलिए हमें जो इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी है अफगानिस्तान के बारे में, उसको हमने ज़रा देखना चाहिए। आप खुद एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर तालिबान रूस को एम्ब्रेस कर सकते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, तबाह किया, और अगर तालिबान चीन और ईरान के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं तो तालिबान हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। और उसके बाद ये भी देखें कि हिंदुस्तान एनर्जी है, हाइड्रोकार्बन वसाइल जो हैं सेंट्रल एशिया के उनको उनकी ज़रूरत है। इसलिए वो अफगानिस्तान को स्प्रिंग बोर्ड के इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया के साथ अपनी तजारत भी बढ़ाना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको देख के आपने अपना रिस्पांस फॉर्मुलेट करना। ठीक है, जरा इस पे काउंटर व्यू, इस पे काउंटर व्यू भी ले लें। एजाज चौधरी साहब, आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने दो चीज़ें बड़ी, एक तो बहुत ही अजीब उन्होंने पते की बात की, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस की, कश्मीर को छोड़ें, इंस्टीट्यूशंस की हुक्मरानी है तो शायद वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में नहीं है। और दूसरा ये कि जाहिर है कि तालिबान हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात रख लेंगे। तो हमारी फिर पूरी कहानी का क्या हुआ? तालिबान, हमारे एसेट, ये वगैरह जो हमने सारी इतनी लंबी जदोजहद की। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि माजी के दरीचों से बहुत सारी चीज़ें खींच तान के मौजूदा हालात पे नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने यकीनन गलतियां भी की, लेकिन मेरे ख्याल में सबक सीख लिया हुआ। कम से कम पिछले 4-5 साल से मैं बड़ी वाज़ेह पाकिस्तान की पॉलिसी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन होना चाहिए और ये अफ़गानों की अपनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने तालिबान पे दबाव डाला कि आप बातचीत के लिए आ गए हैं और वो आपने देखा कि वो आए भी, लेकिन पाकिस्तान को में तालिबान को आना जाना हम नहीं रोक सकते थे। हमारी फ़ौज ने, हमारी क़यादत ने बार बार वाज़ेह किया है कि रिफ्यूजीज़ बैठे हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके रिलेशंस हैं, वो आते जाते रहेंगे, वो कभी उनको आप नहीं रोक सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी प्रॉक्सी बन गए, हम उनको ये कह रहे हैं। साथ ही साथ हम अफ़गान हुकूमत में भी तकरीबन हर एक को यही पैगाम हमने दिया है। तो इस वक्त तो कम अज़ कम पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में हम बिल्कुल बदअमनी नहीं चाहते, हमें नुकसान होगा। लेकिन ये 3-4 जो नुकात उठाए गए हैं, एक हिंदुस्तान का जो नुकता है, पाकिस्तान ने अब ये भी कहा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो हमें क्या एतराज़ डेवलपमेंट के हवाले से। हमारा तो सिर्फ एक एतराज़ था और वो हम अमरीकियों को भी कहते रहे और वो हम अफगानियों को भी कहते रहे हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ हिंदुस्तानी इस्तेमाल ना करें। जो NDS और राह का रिश्ता रहा है उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल, इतनी सी बात, इसके अलावा हमें कोई उनसे ताल्लुक नहीं। अच्छा, फिर आपने सर बेसिस की भी बात की, मैं आपको बताऊं कि बेसिस भी ठीक है। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो मैं इन छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा 1-2 कमेंट्स दे दूं, क्योंकि बेसिस की भी बिल्कुल नहीं, हाँ बेसिस का जी नहीं। एजाज चौधरी साहब, एक इल्ज़ाम ये है, मैंने एक बहुत ही क्रेडिबल शख्सियत को ये कहते सुना एक जगह कि शमसी बेस जो है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, और 2013-14 के बाद जब पार्लियामेंट में ये सवाल उठा तो एयरफोर्स ने कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया है। फ़ौज ने कहा हमें नहीं पता, इंटेलिजेंस ने कहा हमें नहीं पता, हुकूमत के पास नहीं था रिकॉर्ड, फॉरेन ऑफिस के पास नहीं था। तो फिर शमसी बेस हमने हवा में ज़बानी दिया हुआ था अमरीकियों को। मुझे तो यही लगता है कि उस वक्त जो माहौल था, आपको पता है 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ की किताब में पूरी उसकी तफसील लिखी हुई है कि कितने कैसे मारूजी हालात में हमने ये सारे फैसले किए।
लेकिन इस वक्त सर एक जमहूरी हुकूमत है, एक अपोजिशन बड़ी फ़ाल है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई भी हरकत हो सकती है। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी बार वाज़े कर दिया है। ये जो बहस चलाई, अगर तो होना चाहिए तो हिंदुस्तान को देने चाहिए। अमेरिका ने जो लिमोआ एग्रीमेंट किया है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट, वो तो हिंदुस्तान के साथ किया है, तो वो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज एक दूसरे की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पाकिस्तान ने ओवर नहीं दे रहे कि अगर वो नहीं दे रहे हैं और वो अपने मफादात के हिसाब से दे रहे हैं, हम क्यों दें? पाकिस्तान ने ये काम जो है बड़े अरसे से ये हमें ये छोड़ दिया हुआ है, हम नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नहीं करेगा और ना मेरे हिसाब से करना चाहिए। गल्फ में उनके बेसिस मौजूद हैं, ओवरफ्लाइट पाकिस्तान से पहले भी थी, अब भी वो ले सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये अफवाहें जो हैं इससे हम सरवर काकड़ साहब, हाँ, आपका चूंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक है, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है जो ये लोग कहते हैं कि इन दी एंड पाकिस्तान बेसिस दे देगा, कहता रहेगा कि नहीं दे रहे लेकिन बेसिस खामोशी से दे देगा अमेरिका? नहीं, मेरा अपना व्यू यही है कि देखें, अगर मुल्क में मिलिट्री टेक ओवर की जो सूरत हाल होती है उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इंडिविजुअल बेस्ड ही होती है। और जितनी भी तनकीद की जाए, इस वक्त डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है और उस डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक ओपिनियन को मद्देनज़र रखना, गरचे फॉरेन पॉलिसी के बड़े स्पेशलाइज्ड इशू होते हैं, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसने अपनी लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना होता है। और आप इमरान खान की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको मुझसे बेहतर समझते हैं। वो पहले दिन से एक तो अफगानिस्तान के हवाले से इस व्यू के कायल थे जिस पे उनको तालिबान खान के अलकाबात भी मिले कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल डायलॉग इस पे होना चाहिए। अब वहाँ पे वापस आके जब वो खुद इक़्तिदार में हों और वो बेसिस, एयर बेसिस प्रोवाइड करें, मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड करें फॉर काउंटर इंसर्जेंसी, जो अगर फ्यूचर जो प्रोजेक्टेड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है उसमें उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी, पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी और जो उनका बेसिक व्यू है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब 20 साल में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकल सका, नेटो और यूएस जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस किस्म के मेरे ख्याल में जो इंटरवेंशंस हैं उसने कौन सा बड़ा इम्पैक्ट मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में ले आना है अफगान सो कॉल्ड, कौन सा बड़ा, लेकिन ठीक है, तो मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। सेनेटर का और ज़ाहिर है एजाज चौधरी साहब का ख्याल है कि पाकिस्तान को बेसिस नहीं देने चाहिए, पाकिस्तान बेसिस नहीं देगा, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये और बात है कि अमरीकियों की जो एक डिमांड है, 3 डिमांड्स अमरीकियों के सामने आई हैं जो हमें पता चला है फॉरेन ऑफिस के सोर्सेज से। एक ये है कि विड्रॉल करते हुए उनके ऊपर हमले नहीं होने चाहिए। दूसरा ये है कि तालिबान को मजबूर किया जाए कि वो एक मखलूत कोएलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकें। और तीसरा ये है कि उनके पास सर्वेलेंस के राइट्स होने चाहिए। वो बेसिस ढूंढ रहे हैं इस खत्ते में और बेसिस कहीं पर भी हो, पाकिस्तान के ऊपर उनको एयर कॉरिडोर चाहिए होगा। इसकी अहमियत है कि इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। सीधा चलता हूं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब की तरफ। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपने एक बड़ी चुभती हुई बात की। आपने कहा कि हिंदुस्तान में कश्मीर को छोड़ के वहां एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है। इसका क्या मतलब है कि किससे कंट्रास्ट कर रहे हैं आप कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है और हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशनल सेटअप है? देखिए, पाकिस्तान में भी है, वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है कि मुदाखलत पहले 30, 40, 50 साल तक होती रही है, वहाँ पे नहीं हुई। लेकिन इस वक्त वो मेरे ख्याल में अगर हम उस बहस में पड़ जाएं तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो मगर इसी उस पे आ जाए, मैं एक दो बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। पहली जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से, पहली बात यह है कि अफगानिस्तान में जिस किसी भी की हुकूमत हो, ये मुतालबा पाकिस्तान ज़रूर करेगा और इसको अफगान हुकूमत मानेगी और उसके अफगान सरजमीन को ओवरटली या कोवर्टली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दिया जाए। ये पाकिस्तान का हक़ है और वहाँ जो भी हुकूमत होगी वो इसकी पाबंद होगी कि इस मुतालबे को देख के अब बंदोबस्त ऐसा करे कि अफगानिस्तान की सरजमीन, अफगानिस्तान के वसाइल, अफगानिस्तान के अफराद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश का हिस्सा न बने। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो तशवीश पाई जाती है अड्डों के हवाले से,
वो इसलिए है कि डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि यहाँ तो आधी रात के टेलीफोन पे पॉलिसी बदलती है और अड्डे भी दिए जाते हैं, बेसिस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, एश्योरेंस दी जाती है, बॉर्डर को सील कर दिया जाता है, आर्मी को इंडक्ट किया जाता है ट्राइबल एरिया में, ये सारी बातें होती हैं। तो इसलिए लोगों को कुछ तशवीश ज़रूर है कि हो सकता है पाकिस्तान की हुकूमत उनको कम से कम इस बात की इजाज़त दे कि ओवरफ्लाई करे पाकिस्तान की टेरिटरी को, तो कॉरिडोर दे दें। तो ये तशवीश लोगों में अभी है, इसकी क्लेरिफिकेशन वाज़े तौर पे ठीक है। आपकी बात में वजन है, समझता हूँ कि आपकी बात में वजन है, लेकिन कुछ ऐसे नए इश्यूज भी पैदा हो रहे हैं। मेरे हाथ में अटलांटिक काउंसिल का एक पीस है बड़ा डिटेल, जिसका उन्वान है, जो छपा है मई 11, 2021 को, जिसका उन्वान है अफगानिस्तान व्हाट नाउ अवॉइड डिजास्टर। उसके जो आखिर के पैराग्राफ हैं उसमें ये खुल्लम खुला लिखा है कि खतरा ये है कि अमरीकी विड्रॉल चूंकि अब हो रहा है तो तालिबान ने अपने हमलों में बहुत तेज़ी और शिद्दत इख्तियार कर ली है, और अगर इसमें ये ऐन मुमकिन है कि कई शहर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फॉल करने लग जाएं। अगर ऐसा एक सिनेरियो डेवलप करता है तो फिर अमरीकियों को इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए बेसिस चाहिए होंगे। अगर वो बेसिस यूज़ करेंगे दोहा और ओमान के, तो उनको पाकिस्तान का एयर कॉरिडोर तो चाहिए होगा, उनको ईरान से ऊपर नहीं मिलेगा। बिकॉज आप तो पुराने हम लोग बातें कर रहे हैं ना कि अफगानिस्तान में गवर्नमेंट हो जाएगी, वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना करे। यहाँ तो जो सिचुएशन डेवलप कर रही है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, वो तो ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में कोई एक सिंगल गवर्नमेंट कायम होने में बड़ा मसला लग रहा है कि वहाँ तो लड़ाई हो जाएगी। अगर देखें ना, हम मफरूज़ों पे इस वक्त बात कर रहे हैं, अगर तालिबान काबुल पे कब्जा कर लें, अमन डिलीवर कर लें, बाकी फैक्शंस के साथ मिलें, एक बात हमें याद रखनी चाहिए, तालिबान अफगानिस्तान पे अकेले हुकूमत नहीं कर सकते, न उनको करना चाहिए। जो भी हुकूमत बनेगी तालिबान के कब्जे के बाद वो मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस होगी, उसमें तालिबान भी होंगे, उसमें शिमाली इत्तेहाद के लोग भी होंगे, उसमें तुर्कमान भी होंगे, उसमें ताजिक भी होंगे, उसमें हज़ारा भी होंगे, उसमें बलोच भी होंगे, उसमें पुख्तून भी होंगे, सब होंगे। तब जाके वो एक ग्राउंड रियलिटी से कंपेटेबल होगी और लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको वो रिफ्लेक्ट करेगी। बसूरत दीगर तालिबान के लिए भी ये मुमकिन ही नहीं है कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली अफगानिस्तान पे हुकूमत करने लग जाएं और वो अमन भी डिलीवर करें। ये बात उनको, मेरे ख्याल में अब उनको शायद हमसे ज़्यादा अच्छी तरह इस बात का इल्म होगा, और पाकिस्तान को भी ऐसी कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान की कि ऐसी कोई हुकूमत बने कि वहाँ पे अमन डिलीवर करें बस। उसके बाद वो ईरान के साथ उनका क्या ताल्लुकात होते हैं, रूस के साथ कैसे होते हैं, चीन के, आपको मालूम है कि चीन, रूस और ईरान तीनों ने अफगान तालिबान, आप बड़े वॉलेटाइल सूबे में के सेनेटर हैं, ठीक कागर साहब, आप बड़े वॉलेटाइल पाकिस्तानी प्रोविंस के सेनेटर हैं जो अफगानिस्तान के हालात से डायरेक्टली मुतासर होता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमें अभी तक ये सारी बात सुन के हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा है, हम अफ़गानिस्तान के साथ हैं, कि अफ़गानिस्तान का ऊँट किस करवट बैठने वाला है और हमें वहाँ पे क्या करना है। हम अभी पुरानी बातों पे गौर कर रहे हैं कि तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तालिबान हमारे हैं, हिंदुस्तान वाला। क्यों काकड़ साहब? और आप डायरेक्टली बैठे हुए हैं आतिफ शाह के ऊपर कोयटा में। मैं थोड़ा सा स्लाइटली इसको डिफरेंटली व्यू कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में कुछ हद तक हमें अंदाज़ा है। देखिए, प्रोजेक्टेड व्यू जो है ना, जो प्रोजेक्शन है वो ये है, असेसमेंट ये है कि तालिबान एक बहुत बड़ी टेरिटरी विद इन अफगानिस्तान कंट्रोल में अपने ला चुकी है, और उस टेरिटरी में ऑर्डर कायम करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो मोर और लेस अपनी सलाहियत और कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं। एक टेरिटरी का हिस्सा है 20-23% जो कि रिपब्लिक या हुकूमत के कंट्रोल में है। वहाँ पे भी उनको चैलेंज किया जा रहा है, कंटेस्ट किया जा रहा है फॉर द इन्फ्लुएंस। ये सूरत हाल तो रियलिस्टिक सिचुएशन है, ये न मेरी ख्वाहिश है, न रियासत पाकिस्तान की ख्वाहिश है, न किसी और रियासत की ख्वाहिश है। ये एक्चुअल वहाँ की सिचुएशन है जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज वेरीफाई कर रहे हैं। BBC ने 4 दिन हेलमंद में तालिबान के साथ उनके गवर्नेंस के हवाले से 4 दिन गुजारे, उन्होंने प्रोग्राम किए हैं इस पर। ये कोयटा शूरा नहीं थी, हिलमंद शूरा थी। मैं उस पर आई एम सॉरी अगर पैशनेट दिखाई दे रहा हूँ या इमोशनल दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि जो उस तरफ की सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू ही नहीं हो रही। जिस ग्रोह के पास 57% ऑफ द टेरिटरी उनके कंट्रोल में हो, तो उनको मीरान शाह में प्लान करने की या यहाँ प्लान करने की चंदा ज़रूरत नहीं।
Yes, 5 million refugees are residing here for last 50 years. 50 साल से यही लोग हैं, जिस तरह मैं और आप हैं, कोई पीटीआई का सपोर्टर है, कोई नून का सपोर्टर है। ये रेफ्यूजीज कोई तालिबान के साथ है, कोई अशरफ गनी को सपोर्ट कर रहा है, कोई दोस्तम को कर रहा है, तो कोई अब्दुल्ला को कर रहा है। यही लोग हैं ना। ये आप इनको इससे डिप्राइव तो नहीं कर सकते हैं, ये उनकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, एंड यू कैनॉट और एनीबडी कैनॉट फोर्स देम फॉर दैट मैटर। ठीक है, अब जो सिचुएशन, मेरे पास 2 मिनट है, मुझे जरा एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब का जी हाँ, मुझे एक डेफिनेटिव जी मैं एक डेफिनेटिव व्यू ले लूँ फॉरेन सेक्रेटरी साहब का। एजाज चौधरी साहब, एक फाइनल वर्ड हमें कैटेगोरिकली दे दें, मतलब ग्रे शेड्स में रखें। आपको काबुल में, अफगानिस्तान में अगले 12 माह में तालिबान की हुकूमत बनते नज़र आ रही है, या आपको लगता है कि वहाँ एक कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी स्टेबल किस्म की और मामला चल पाएंगे? सर, मेरे ख्याल में तो मामलात मुश्किल होंगे। इंटरिम गवर्नमेंट बनती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मौजूदा अफगान हुकूमत भी शायद मुखलिस नहीं है और इसको वो सीज़ नहीं कर रहे हैं। आज भी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, मेरे नज़दीक तो मामलात बहुत गंभीर होने जा रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान को उसकी तैयारी भी साथ साथ करनी चाहिए कि ये उसका बहुत सारा फॉल आउट हमारी तरफ आएगा। जी, मेरा ये ख्याल है जी। और अगर तालिबान कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर अमरीकियों को तो बेसिस चाहिए ही होंगे उनको देखने के लिए, उनको तो कुछ ना कुछ रास्ता चाहिए होगा। देखें, तालिबान अगर काबू कर भी लेते हैं काबुल को या और बाकी इलाकों को भी, तो वो भी इतने इत्मीनान में नहीं रह सकेंगे। और ये जिस तरह सबने ये कहा कि ये तालिबान भी अगर ये समझते हैं कि 1990 की दहाई है, तो ये उनकी भी गलतफहमी है और मेरा नहीं ख्याल कि वो समझ रहे हैं। वो बहुत प्रैग्मेटिक हो गए हैं और तालिबान जो हैं वो अकोमोडेट करेंगे और उनको करना चाहिए और तब वो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, वरना ये बहुत ही नामुमकिनात में से। पाकिस्तान को इस मामले में बिल्कुल ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि तालिबान जो है वो हुकूमत वो पाकिस्तान की हुकूमत होगी, वो अपनी अफगानी हुकूमत होगी। अभी काकर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि TTA जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, वो कब्जा इलाकों पे उन्होंने किया हुआ है और वहीं पे उनके फैसले हो रहे हैं। तो ये अफगान हुकूमत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के किया जा रहा है। सही है, वक्त हमारा खत्म हो गया। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सबको सुना। अफगानिस्तान के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, एक्सपर्ट्स उसको देख रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया में इस पर कोई खास डिस्कशन और बहस नहीं होती, हम तो अपने दाखिली मामला पे ही बात करते हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान के हालात ने को बहुत बड़ा पलटा खाया तो पाकिस्तान उन हालात की जद से और उसके असरात से महफूज नहीं रह सकेगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।